प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कक्षा 8वीं हिंदी कोर्स अ की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का आज ये 16वां अध्याय पानी की कहानी। पाठ के लेखक रामचंद्र तिवारी हैं, जो कथाकार, कहानीकार, कवि होने के साथ साथ हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो लेखक बड़े लेखक हैं, तो उन्होंने बच्चों के लिए ये कहानी बनाई है। कहानी असल में समाज से समाज में जो घटनाएं घटती हैं हमारे, उनको कल्पना के सहारे व्यक्त करता है कहानीकार। यानी यथार्थ का आधार लेता है और कल्पना को माध्यम बना के उसे हमारे सामने प्रस्तुत करता है। लेकिन इस कहानी में देखेंगे तो थोड़ा सा आपको अंतर दिखेगा। ये कल्पना और वैज्ञानिकता, यानी इसमें साइंस और इमेजिनेशन का आपको मिश्रण दिखाई देगा इस कहानी में। ये बात है विज्ञान की, बात है हमारे भूगोल की, लेकिन इसको लेखक ने कहने के शैली से बहुत रोचक बना दिया है। जैसे हम लोग बच्चों, एक पाठ है आप लोगों के 7वीं में, रक्त और हमारा शरीर। तो आप देखिए वो रक्त और हमारा शरीर में वो कैसे वो कहानी के माध्यम से बातें चलती हैं, लेकिन हमको पूरे खून का जो ब्लड का जो फंक्शन है, RWC WBC जो भी है, और उससे बीमारियां और कैसे हम उसको दूर हों, तो कब पाठ को तो हम कहानी जैसा पढ़ लेते हैं, लेकिन हमको बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। और पानी ऐसा एक शब्द है जिससे हम जन्म से ही परिचित हो जाते हैं। मम मम कह के बच्चे पहले बचपन में पानी मांगते हैं, और ये फिर हमारे जीवन की एक मतलब आधारभूत आवश्यकता है। इसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। हर एक काम पे हम पानी पे आश्रित हो। पानी के भी विविध रूप हैं। कभी वो वर्षा का जल, कभी समुद्र का जल, कभी नदी का जल, कभी तालाब का, कभी हैंडपंप का, कभी कुआं का। ये अलग अलग रूपों में हमारे सामने आता है। कभी नाले का पानी भी हमको दिखाई देता है। और पानी से हमारे जीवन का इतना जुड़ाव है कि अगर हम थोड़ा 2 दिन 3 दिन अगर हम खराब पानी पी लें तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो ये पाठ सिर्फ पानी की महत्व को ही नहीं दर्शाता है, बल्कि उसकी उत्पत्ति और उसके विविध रूपों में, अगर पानी को हम कोई व्यक्ति मान लें तो उसका जन्म कैसे हुआ और उसकी जीवन यात्रा कैसी होती है, क्या क्या उसके साथ घटता है सामान्य रूप से, वो सारी बातें बताई गई हैं। बात इसमें साइंटिफिक है। बहुत सारी बातें आपको सामाजिक विज्ञान से जुड़ी हुई, भूगोल की समझ में आएंगी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें है, वो है कि सारी वैज्ञानिक और सोशल साइंस और तमाम जो बातें हैं, उसको बड़े ही रोचक शैली में लेखक ने प्रस्तुत किया है। मतलब जैसे कि हमारी जिज्ञासा, कहानी की एक बड़ी विशेषता होती है उसकी रोचकता और जिज्ञासा, कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, वो गुण आपको इसमें दिखाई देगा। आइए हम पाठ में प्रवेश करते हैं। मैं आगे ही बढ़ा था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना रहा जब मैंने देखा कि वो उसकी बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर मुझे सितार के तारों की सी झनकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के जो 2 कण हो गए हैं, और वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे, मानो बोल रहे हों। देखिए यहाँ पे उन्होंने पानी की बूंद को कैसा कर दिया, मानवीकरण का रूप दे दिया, कि कोई जैसे व्यक्ति हो और बोल रहा हो। तो यहाँ इमेजिनेशन यानी कल्पना के सहारे बात को पहले शुरू की गई है। पानी की बूंदें, देखिए सुरीली आवाज में मैंने, उसी सुरीली आवाज में मैंने बोला, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। अब मुझसे रहा न गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से ली और बोली, मैं ओस हूं। जानता हूं, मैंने कहा। लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी, मालूम है। मैं बेर के पेड़ से आई हूं, झूठी। मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फवारा निकलता है? बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। जैसे कोई व्यक्ति जब अपनी सही बात कहता है और लोग उसका मजाक उड़ाते हैं या हंसते हैं, तो उसको लगता है कि जैसे मेरी बातें झूठी हैं, मैं मतलब सच्चाई भी कह रही हूं तो भी लोग मेरा बात नहीं मान रहे हैं।
सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कड़ों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। कैसे? मैंने पूछा। वह जो तुम पेड़ देखते हो ना, वो ऊपर से ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। बच्चों, आप जानते हैं ना, पेड़ जितना बड़ा ऊपर दिखाई देता है, पानी की तलाश में या अपने को स्थिर रखने के लिए, वो उसकी जड़ें उतनी ही नीचे जाती हैं ताकि वो पेड़ स्थिर रह सके। कह रहे हैं उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं, वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जलकड़ों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ को तो वे एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। अभी आप विज्ञान में पढ़े होंगे, बायोलॉजी में पढ़े होंगे, किस प्रकार पानी, पेड़ रूट क्या करते हैं, जड़ क्या करते हैं, पानी को अवशोषित करते हैं और उसे तने तक पहुंचाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है उसको इस तरीके से बताया गया है। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। तुम क्या समझते हो, वे इतने ही बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने में मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। अब देखिए, जैसे ये बात सोशल भी है बच्चों। कोई आदमी जब बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा उद्योगपति, बहुत अमीर आदमी आपको चाहे अपने क्षेत्र में या कहीं भी सुनाई देता हो, तो आप उसके इतिहास में जाएंगे तो देखेंगे कि कोई अमीर ऐसे ही नहीं बन जाता है। आप सोच लीजिए कि अगर किसी ने कोई फैक्ट्री खोली है और वो काम करने वाले मजदूरों को उतना ही मुनाफा दे, उतना ही सैलरी दे, जिससे जितना प्रतिशत उसको लाभ हो रहा है, तो उतना बड़ा आदमी नहीं बन पाएगा जल्दी से। लोग क्या करते हैं कि अपना लाभ ज्यादा कमाते हैं और मजदूरी कम देते हैं। तो ये जो शोषण वाला तंत्र है, उसी उसको भी उसी लाइन में कह दे रहे हैं कि ये जो बड़े बड़े पेड़ देख रहे हैं, इन्होंने बहुतों का, जैसे उन्होंने पानी चूसा है तो उन्होंने क्या चूसा है, खून चूसा है, उस तरीके वाली बात है। हाँ, मैं तो भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं काफी दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींच ली गई। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ चली। मैं कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा हो। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी और उन दोनों के बीच मैं पिस चली। मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसत भोगती रही, यानी उसी बंद रहे इन लोगों का कोठरी में, जैसे आदमी को बंद कर दिया जाए और बताया जाए कि ठीक है, आगे कहाँ बाद में बताया जाएगा, अभी आप लोग यहीं बंद रहिए, उस तरीके की स्थिति रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते उड़ जाऊंगी, पर बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं। अब ये आप जानते हैं ना, जब उसकी बूंदें सुबह सुबह आपको घासों पे, पत्तों पे दिखाई देती हैं, जैसे ही सूरज निकलता है तो वो भाप बनकर वाष्पीकरण हो जाता है उनका। वे जा चुके हैं और वायुमंडल में इतने जल कण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहां स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो, कोई पत्ता तुम्हें न छू सकेगा। और ऐसा होता है कि जब कोई परेशान व्यक्ति आपके पास आए और बताए कि लोग मुझे परेशान कर रहे हैं या मेरा जीव संकट में है, तो कोई भी व्यक्ति कहता है कि नहीं, आप जब मेरे पास जब तक हो, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसा भावनात्मक जुड़ाव लेखक का उस जल की बूंद से, ओस की बूंद से हो जाता है। तो जो जैसे ही वो इतना बड़ा आश्वासन देते हैं, वैसे वो कहती, भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन होते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मेरा जीवन विचित्र विचित्र नाना प्रकार की घटनाओं से भरा हुआ है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। और कह रहे, जो मेरे अपने हथेली पे आप मुझे संभाले हुए हैं, मेरे जीवन में ऐसी विचित्र विचित्र घटनाएं घटी हैं कि अगर मैं उसे आप लोगों को बताऊंगी, तो आपको सुनाऊंगी, तो आपका हाथ भी नहीं दुखेगा और समय भी बीत जाएगा। तो लेखक कहते हैं, अच्छा सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हद्रजन और ओसजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्वान थी। हद्रजन हाइड्रोजन और ओसजन ऑक्सीजन। कई बार इंग्लिश का हिंदी करने में ऐसे ऐसे भी शब्द बन जाते हैं। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, अनेक ग्रह उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं है?
हैं, उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। अब देखिए, ये एकदम प्रारंभिक अवस्था, जो हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति की प्रारंभिक अवस्था, उसकी चर्चा कर रहे हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते हैं। आप लोगों को पता है ना बच्चों, हाइड्रोजन और क्या क्या गैस है जिससे सूर्य का गोला बना हुआ है, और किस तरीके से उनका संलयन विलयन क्या क्या होता है जिससे वो सूरज से उतनी ऊर्जा निकलती रहती है। एक दिन की बात है कि एक दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उसकी आंखें चौंधियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। जो जो पास आता जाता उसका आकार बढ़ता जाता। जैसे हम लोग जानते हैं ना, जो तारे दिखाई देते हैं या ग्रह दिखाई देते हैं, वो हमसे इतनी दूर हैं कि हमको इतने छोटे दिखाई देते हैं। और नहीं तो ये पृथ्वी भी सौर मंडल का एक बहुत छोटा सा ग्रह है। इसके मुकाबले कई बहुत बड़े बड़े ग्रह हैं, और बढ़ता जाता था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वैसा न हुआ। वह सूर्य से सहस्त्रों मील, यानी हजारों 1500 किलोमीटर दूर से चला गया। परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतनी भारी खिंचाव न संभाल सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। बच्चों, आप लोग सामाजिक विज्ञान में पढ़े होंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में तमाम मत हैं, लेकिन एक मत पे जिस पे ज्यादा लोगों की सहमति बनती है वो यही है कि वो सूर्य से टूटकर अलग हो गई। फिर बाद में बहुत दिनों तक वो गर्म रही, फिर ठंडी हुई, फिर बारिश हुआ, फिर कैसे कैसे जीव जंतुओं का निर्माण हुआ, ये सब आप लोग पढ़े हैं। ऐसा, परंतु लपटों से तुम पानी कैसे बनी, मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले, हजारों लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों वर्ष पहले मैं हड्रोजन और ओजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई। आप लोग साइंस में पढ़े होंगे ना, उसका फार्मूला H2O2 क्या है, फिर H2O हो जाता है। मतलब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का मिलने से पानी बन जाता है, तो वही वो बता रहे हैं। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया और मुझे उत्पन्न किया। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी की चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैं अपने आप को ठोस बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, अब वो अत्यंत छोटा हो गया था। वो पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। मतलब देखिए कैसे, जब भाप से बर्फ बनता है या बर्फ से पानी बनता है तो उसका आयतन जो बदलता है, उसकी बातें ये कर रहे हैं। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। जहां तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा। जब ये सब बातें बता रहे थे तो लेखक ने कहा कि तब तो बड़े मजे का समय रहा होगा। तो कहती बड़े आनंद का, कितने दिनों तक? कई लाख वर्षों तक। कई लाख? हाँ, चौको नहीं, मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। मतलब ये जो पृथ्वी की उत्पत्ति की आप बात करें, तो पृथ्वी की उत्पत्ति के एक छोटे छोटे परिवर्तन होने में भी कई कई हजारों लाखों वर्ष लगे। ये जो छोटे छोटे आज हम जिस रूप में पृथ्वी को देखते हैं, या समय के साथ आगे भी जो कुछ होगा, वो इतने कम समय में नहीं होता है। ये छोटे छोटे परिवर्तनों होने में भी सैकड़ों पीढ़ियां निकल जाती हैं। मैं ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करके अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलते खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ कि मानो हम सरक रहे हों। यानी बर्फ पिघलने में, ग्लेशियर टूटने वाली जो बात है। सबके मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। अब क्या होगा? इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हम में न था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले पानी भाई दबकर पानी हो गए हैं। उनका शरीर ठोसपन छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले हैं। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी, और इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। जो गर्म और ठंडी जलधाराएं जहाँ मिलती हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं। वहाँ मछलियों का उत्पादन ज्यादा होता है। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वर्णनातीत है। यानी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
बहुत ही सुंदर। जैसे नहीं कोई चीज खा लेते हैं, कोई गुलाब जामुन खा के पूछे कैसा लगा था, अरे मत पूछिए कैसा लगा, मतलब मत पूछिए मतलब उसको बहुत अच्छा लगा। या बहुत खराब के लिए भी लोग ऐसा कहते हैं, अरे मत पूछिए कितना बेकार। तो ये समुद्र का जो उसका जीवन काल रहा उसकी बात बता रही है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है, यानी सिर्फ पानी ही पानी है। परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है, और उनमें निरा नमक भरा है। पहले पल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया, जी मचलाने लगा, पर सब धीरे धीरे सहन हो चला। ये देखिए हमारे जीवन की भी बात है। हमको कई बार कई चीज़ों कई परिस्थितियों में समायोजन करने में, एडजस्टमेंट करने में समय लगता है कि हम इसमें रह ही नहीं पाएंगे, हम काम कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम रहने लगते हैं तो धीरे धीरे उन चीज़ों को हमको आदत हो जाती है। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया, यानी नीचे जाने लगी। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियां, कई कई मन भारी कछुए, मतलब जो समुद्री कछुए होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, क्विंटल क्विंटल के होते हैं। और हाथों वाली मछलियां देखी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी, उसके 8 हाथ थे। मछलियों के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि मछली, वेल मछली संसार का, इस सौरमंडल का सबसे बड़ा जीव है। और मछलियों के इतने प्रकार, इतनी प्रजातियां होती हैं कि आप उनको जानना चाहेंगे तो उसमें आपको बहुत प्रकार मिलेगा। एक से बढ़ के एक वैरायटी है। अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो अपना गूगल में जाके सर्च करके देख सकता है। वो इन हाथों से अपना शिकार जकड़ लेती। क्या ऑक्टोपस या कौन सा होता है ना वो, जिसको 8 हाथ होते हैं। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था, और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों कैसे दिखाई पड़ता होगा, कि सामने एक जीव दिखाई पड़ा, कोई मानो लालटेन, वो तारपीडो या कौन सी इस मछली होती है ना जो उसके अंदर से रोशनी निकलती है, उसकी बात कर रहे हैं। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियां इसके पास आ जाती थी, और जब यह भूखी होती थी तो पेट भर उनका भोजन करती थी। विचित्र है। जब मैं ये लेखक का कमेंट है। जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहां भी जंगल है। मतलब एकदम सतह की बात कर रही है। छोटे ठिगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत से उगे हैं। वहां पर पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं। इन पहाड़ की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट अंधे और महा आलसी हैं। यानी समुद्र का तल में जब जाएंगे तो वहां भी ऐसी स्थिति है, पूरा जैसे भूम पृथ्वी के ऊपर का दृश्य है, पहाड़ और तमाम चीजें, वैसे समुद्र के तल में भी, वो भी एकदम ठोस तल है। और उनके गुफाओं में तमाम अलग अलग प्रकार के जीव हैं जो कि आराम से पड़े रहते हैं। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आग ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी, यानी ये 5-6 किलोमीटर अंदर पानी में चली गई थी। और बच्चों आपको पता है कि आप पानी में जैसे जैसे नीचे जाएंगे पानी का प्रेशर आपको बढ़ता जाता है। जो समुद्री पनडुब्बियां होती हैं, जो सेना की पनडुब्बियां होती हैं, तो उनमें पनडुब्बी की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि वो समुद्र में कितने नीचे से जा सकती है। क्योंकि जितने नीचे से जाएंगे पानी का दबाव आपके ऊपर उतना ही रहेगा और उसको फटने की संभावना रहती है। तो जो जितनी अच्छी पनडुब्बी रहती है वो पानी के उतने अंदर से जाती है, जो जितनी कमजोर रहती है वो ऊपर से जाती है और जल्दी से डिटेक्ट हो जाती है, पहचान में आ जाती है। अब फिर अब ये क्या करें, अब तो फंस गई। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। है मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जलकण इसी भांति अपना जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले, और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। अब बाहर आ गए एक तरीके से। कुछ की सम्मति में वहीं पड़ा रहना ठीक था, परंतु हम में कुछ उत्साही हुआ भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे भीतर क्या छुपा हुआ है। अब ये समाज की भी बात है कि आज हम, वास्को डी गामा नहीं होता तो क्या हम यूरोप और अमेरिका से जुड़ पाते, या कोलंबस अमेरिका, या कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया। तो ये उत्साही लोग ही होते हैं जो कि अपने उत्साह से नए नई चीजों का खोज करते हैं।
आज आप देखेंगे कि बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं, कई प्रयास करते हैं, वो उत्साही लोग ही होते हैं ना जिनसे हम आज वैज्ञानिकता की इतनी चीजें पाए हैं, या इतनी नई नई एवरेस्ट पे चढ़ने का कौन सोचा होगा, लेकिन किसी के मन में आया। शेरपा तेंजिंग नोरके और एडमंड हिलेरी, चार्ल्स मिलोरी, इन लोगों ने मन में आया कि नहीं, हमें देखना चाहिए कितना ऊपर है, कहाँ तक है। तो ऐसे उत्साही लोग, तो उनमें पानी के बूंदों में भी ऐसे उत्साही लोग थे, वो कहे कि नहीं, हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे क्या है। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी न था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। समझ रहे बच्चों, ये ज्वालामुखी की बात हो रही है। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज में इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े चले जाते थे। इससे अचानक ऐसी जगह जा पहुंचे जहां तापक्रम बहुत ऊंचा था, बहुत गर्म था। यह हमारे लिए असह्य था। हमारे अगुआ कांपे और देखते देखते उनका शरीर ओसजन और हड्रजन में विभाजित हो गया, यानी भाप बन के उड़ गए। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह रह कर हिल रहा था। ये भूकंप और ज्वालामुखी फटने से पहले वाला मामला है। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं और लपटें निकल रही हैं। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। तो लेखक करे, मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कह रही हो। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यही दर्शन हुए। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर कभी उधर ले जाती। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते। देखिए, ये जो स्वतंत्रता वाली भावना आपको यहाँ नजर आएगी कि व्यक्ति जब स्वतंत्र होकर अपने मन से निर्विघ्न होकर घूमता फिरता है, जो इच्छा हो करता है, तो बड़ा प्रसन्न रहता है। और जब किसी व्यक्ति को किसी नियम, कानून और अनुशासन में बांधने की आप कोशिश करेंगे और अपने तरीके से उसको जीवन जीने को कहेंगे, तो वहां पे वो थोड़ा सा दिक्कत, असहज महसूस करता है। अब देखिए, शुरू में ही पानी की बूंद कहती कि मैं वहां सांसत में पड़ी रही, यानी वो अपनी इच्छा अनुसार वहां नहीं थी। लेकिन यहाँ देखिए, वो कह रहे हैं कि हम किलोले करते, यानी खेलते कूदते बड़े मस्ती में घूम रहे थे। तो ये व्यक्ति, मनुष्यों का भी लक्षण है। जो व्यक्ति अपने मन से काम करता है, उसमें उसको बहुत प्रसन्नता मिलती है, खुश रहता है। और जब उसको दूसरे के हिसाब से, नियम कानूनों से चलना पड़ता है, तो वहां पे वो अपने आप को परेशान महसूस करता है। बहुत से भाप जलकणों के मिलने कारण हम भारी हो चले और नीचे झुका और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली हुई एक और बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया, वो ये झरना, जो प्रपात होता है, जलप्रपात, उसकी बातें हो रही हैं। एक बार हम बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो ना, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। और आप लोगों को पता है ना बच्चों, नदियां अपना रास्ता खुद बना लेती हैं। मिट्टी, पेड़, पहाड़, सब कुछ तोड़ते हुए वो निकल जाती हैं। और हम लोग संसार पुस्तक है, पाठ में पढ़े ही हैं कि कैसे बार बार पानी के ही प्रहार से पहाड़ के टुकड़े टुकड़े होते 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 वो एकदम महीन रेत में तब्दील हो जाते हैं। अपनी विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों समतल भूमि को देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी सी धारा में मिल गई। सरिता के वे दिन बड़े मजे के थे। सरिता मतलब नदी। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा दे। यही देखिए, जो नदी कटान करती है, जैसे घाघरा नदी यहाँ पे वो बहुत कटान करती है, कोसी नदी, तमाम नदियां ऐसी हैं जो हर बार मार्ग बदल देती हैं और बड़ी भूमि की क्षति होती है। बहते बहते एक दिन नगर के पास पहुंची। मैंने देखा नदी के तट पर एक ऊंची मीनार से कुछ काली काली हवा निकल रही। मैं उत्सुक हो उसे देखने को आ बढ़ी। अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। जो ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। मैं कई दिनों तक नल में घूमती फिरती रही। मैं प्रति क्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लग रहती थी। ये जो शहरों में क्या होता है कि नदियों से पानी ले लिया जाता है और फिर उसे फिल्टर, प्यूरिफाई करके पीने के लिए सप्लाई किया जाता है। या बहुत सारे कैनाल होते हैं जिससे पानी निकाल के खेतों की सिंचाई के लिए दिया जाता है।
तो ये मतलब जो तरीका है ना पानी वहां से करके, भाग्य मेरे साथ था, बस एक दिन रात के समय में ऐसे स्थान पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें से होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। मतलब आप देखते हैं ना शहरों में नल टूटा था, पानी निकलता रहता है, उसी में मौका मिला और ये निकल गई और पृथ्वी में समा गई। अंदर अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची, जहां से ये बता रही है कि वो जड़ बेर के पेड़ के पास पहुंची, तो वही जड़ उसके पेड़ के जड़ों ने उसको खींच लिया। वह रुकी, सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा, हाँ मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती, सूर्य निकल आए और मुझे रोक कर नहीं रख सकते। वह ओस की मुंह धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। तो देखिए ये इतनी बड़ी कहानी, इतनी बड़ी बात हम लोग एक झटके में पढ़ लिए, खत्म हो गया। मुझे इस कहानी में मतलब देखिए आपके लिए तो बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए। इसमें साइंस से लेके, सोशल साइंस से लेके बहुत सारी रोचकता है, बहुत सारी बातें जो मनुष्य के जीवन से जुड़ती हैं। जैसे देखिए भरोसा करना, ये मनुष्य का लक्षण है कि हम एक दूसरे पे भरोसा करते हैं, जीव भी हमारे ऊपर भरोसा करते हैं। और वो जो बात आती है कितने का खून चूस कर वो बड़ा होने वाली बातें, जो पेड़ बड़ा है, ये भी हमारे समाज का एक हिस्सा है। तमाम चीजें, एक चीज जो मुझे इसमें मिसिंग लगती है, उसको जोड़ा जा सकता है, वो यहाँ है कि एक दिन जब मैं नगर के पास पहुंची तो मैंने देखा कि मेरे कई सारे भाई एकदम मैले कुचैले, गंदे और बदबूदार होकर एक नाले से निकल रहे थे। भाई देखिए पानी का आज के समय में एक बड़ा पक्ष ये भी है कि किस प्रकार से प्रदूषित पानी, मतलब लोग अपने प्रयोग में लेकर उस पानी को इतना प्रदूषित करते हैं। या शहरों में जो सीवेज का पानी निकलता है या फैक्ट्रियों का गंदा पानी निकलता है, वो भी तो एक पानी का रूप है। और वो पानी का कैसा रूप है, जो सारे पानी को खराब कर देता है। आज बड़ी बड़ी नदियां उन्हीं से मिलकर प्रदूषित हो गई हैं, और उन्हीं का पानी पीकर लोग बीमार पड़ते हैं, पशु पक्षी सब बीमार पड़ते हैं। तो इसमें एक पक्ष जोड़ा जा सकता था कि जब मैं घूमते घूमते एक नगर के पास पहुंची तो मैंने देखा कि मेरे कई सारे भाई बदबूदार, सड़े हुए और बीमार लथपथ अवस्था में आके मिल रहे हैं। मैं उनकी हालत देखकर बड़ी दुखी हुई, और मैंने सोचा कि इनकी हालत सुधार के लिए क्या किया जाए। ये एक पक्ष हो सकता था। बाकी जो लेखक ने इसमें प्रयास किया है कि कहानी की पूरी की मतलब पानी की पूरी उत्पत्ति से लेकर, मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति से लेके, पानी की उत्पत्ति से लेके, और उसकी पूरी की पूरी जितनी वैरायटी बनती है, पानी यहाँ वहाँ ऐसे वैसे सारा कुछ समझाया है। और सबसे बड़ी चीज है कि इतनी लंबी कहानी है लेकिन इतनी रोचक है कि ये बहुत जल्दी से खत्म हो जाती है। और हम लोग इस कहानी के माध्यम से पानी और समुद्र, पृथ्वी, ज्वालामुखी तमाम पक्षों से परिचित होते हैं, जो इसको एक सफल कहानी बनाती है। पाठ से जुड़े हुए 5 प्रश्न हैं, बहुत सरल प्रश्न हैं। एक बार आप प्रश्न पढ़ेंगे और पाठ के बारे में सोचेंगे, तुरंत आपको उत्तर मिल जाएगा। पाठ में कोई चीज़ आपको अगर समझ में ना आई हो तो आप मुझसे ऑनलाइन कक्षा में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।